नाजरीन आदाब, मैं हूं आपकी दोस्त शिवांगी आनंद भारती। अब तक के हमारे एपिसोड्स को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डीडी उर्दू की इस खास कोशिश का मकसद पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़ों के बारे में अहम और बेशकीमती मालूमात फराहम कराना है। पढ़ाई की अहमियत तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अपनी क्वालिफ़िकेशन और हुनर के हिसाब से सही फील्ड को चुनना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने फ्यूचर को रोशन कर सकें। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर। किस तरह से आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और क्या कुछ नए बदलाव इस फील्ड में आ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में प्रोफेसर संतोष कुमार जी। सर, आपका हमारे शो में स्वागत है। प्रोफेसर संतोष कुमार से बात करने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आखिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट बेहद चैलेंजिंग फील्ड है। इससे जुड़े प्रोफेशनल्स नेचुरल डिजास्टर के दौरान लोगों की जान बचाने के साथ ही वहां होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप में चैलेंजेस का सामना करने की हिम्मत और लोगों की खिदमत करने का जज्बा है तो इस फील्ड में आप अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। एक समय था जब डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए देश से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब हमारे देश में ही कई ऐसे इदारे हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई करवा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा से लेकर डिग्री लेवल के कई कोर्सेज करवाए जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस लर्निंग के जरिए भी इसके कोर्सेज करवाती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्स में रिस्क असेसमेंट एंड प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर फॉर कंट्रोल ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन, एप्लीकेशन ऑफ GIS इन डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आप इसके अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट को अगर हम समझाना चाहें अपने नौजवानों को तो आम भाषा में आप उसे कैसे समझाएंगे? देखिए, आम भाषा में यही हम कह सकते हैं कि जो आसपास हमारे जो घटना या दुर्घटना घटित होती है और उसमें नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा का तात्पर्य ये है कि उसमें लोगों के जान माल का नुकसान और पर्यावरण को नुकसान और जो एक स्थानीय जो क्षमता है उसके वो बियॉन्ड होता है, उससे आप कर नहीं सकते। तो एक परिभाषित जब हम करते हैं आपदा प्रबंधन को तो इस तरह से परिभाषित करते हैं। लेकिन कहीं आपने देखा होगा कि कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं साइक्लोन और इस तरह की जो आफत होती हैं उसको हमने आपदाओं के कैटेगरी में डिफरेंट तरीके से अलग कर दिया है। जैसे जितने भी हमारे जलवायु परिवर्तन से आपदाएं हो रही हैं और इस आपदाएं मतलब कि इस तरह की घटनाएं या दुर्घटनाएं हो रही हैं जिससे ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं तो उसको एक कैटेगरी में रखा। उस तरह से जो जलजला है, भूकंप है, उस तरह की चीज़ों को एक अलग कैटेगरी में रखा गया। उसी तरह से जो मानवकृत जो परिस्थितियां बनती हैं जैसे इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हैं और उस तरह की जो आपदाएं होती हैं उनको भी एक कैटेगरी में रखा गया। दूसरी जो बायोलॉजिकल कैटेगरी है जिसमें आपने देखा भी पैंडेमिक से हम सभी जूझ रहे हैं तो उनको भी एक कैटेगरी में रखा गया। तो ये कैटेगरी इसलिए करते हैं कि ये चीज़ें बहुत व्यापक हैं, बहुत बड़ी हैं, तो उसको अगर सही तरीके से अगर देखना है तो हमें अलग अलग करके देखना पड़ता है। तो ये पूरे जो अभी आपने देखा कि साथ ही साथ कोविड के एक चक्रवात का भी स्थिति बनी तो हमारे सभी लोग चक्रवात में भी लगे हैं और लोग भी प्रभावित हैं, कोविड से भी प्रभावित हैं और इनसे भी प्रभावित हैं। तो ये कई आपदाओं का सम्मिश्रण भी हो जाता है कभी कभी एक साथ में। कभी कहीं बाढ़ या अतिवृष्टि होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आप देखते हैं कि भूस्खलन भी होता है। तो इस तरह से कंबाइन जो चीज़ें होती जो तबाही कहते हैं उस तबाही को ही आप कहते हैं कि हम आपदा हैं और हमारी क्षमता के वो परोक्ष है, हमारी क्षमता के बाहर की चीज़ है। तो इसके प्रबंधन के लिए एक विश्व में भी भारतवर्ष के साथ साथ कई चीज़ों को लोगों ने इसमें सम्मिलित किया कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो पहले क्या होता था कि साल में एक बड़ी आपदाएं होती थी तो वो कोई कंसर्न नहीं होता था, लेकिन अभी एक साल में बहुत सारी आपदाएं हो रही हैं। सर, मैं आपको यही बात पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि हमें पहले इतनी आपदाएं नहीं होती थी लेकिन अब आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, तो इसका कारण क्या रहा होगा सर? कारण कई हैं। अगर आप देखें इसमें एक तो मूल कारण जो आजकल चर्चाओं में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बात करते हैं जिसमें
जो जल और वायु का परिवर्तन है, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन जल और वायु का जो परिवर्तन है, जल का और वायु का परिवर्तन का मतलब ये है कि ये दोनों में परिवर्तन जो हो रहे हैं हमारी गर्मी और तापमान के कारण, टेम्परेचर बढ़ता घटता है तो इनसे ये प्रभावित होते हैं। तो मौसम का मिजाज भी इसी से बदलता है। तो मौसम के मिजाज के बदलने से हमारी जो पूरी प्राकृतिक व्यवस्था है वो बदल जाती है। तो जैसे हम कहते हैं लो प्रेशर हो रहा है तो उसके कारण साइक्लोन और चक्रवात की परिस्थिति बनती है। तो इस परिस्थिति में जो अब हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एक कारण है, दूसरी जो हम मानवकृत है जो कह रहे हैं कि ये पहले से भी घटित होती थी, चीज़ें तो होती थी, पहले भी जलजला आया करता था, अभी भी भूकंप और साइक्लोन और लैंडस्लाइड्स होती थी, लेकिन अब मानव का बसावट हो गया वहाँ पे। तो बसावट होने से उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखे कि प्राकृतिक किस रूप में आपको रहना चाहता है, लेकिन आप प्रकृति की अपनी जो सोच है उसके आप विपरीत जाके आप जाते हैं तो आपको कई तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उनकी इच्छा है कि आप उनके साथ संवाद करें, आप उनकी इच्छा प्रकृति की कि आप उनके साथ रहें, उनकी इच्छा कि हम आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, आपको हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, जीने का सब कुछ संसाधन दे रहे हैं, और आप उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो फिर निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। तो इस तरह से जो आपदाएं बढ़ रही हैं वो कुछ मानव के एक्शंस ऐसे हो रहे हैं। आप वृक्ष को काट रहे हैं, सड़कों का निर्माण कर रहे हैं तो बिना कोई गाइडलाइंस के निर्माण हो रहा है। तो हमने भवनों का भी निर्माण किया तो वो भी बिना उसके किया। जैसे कहते हैं मुख्य कि हमारे पूरे पहाड़ों का जो क्षेत्र है अति संवेदनशील है, अगर जलजला को लेके देखें, भूकंप को लेके देखें तो। लेकिन मकान का निर्माण इस तरह से हो रहा है कि हम भूल गए हैं कि शायद वो प्रकृति के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसमें गर्मी उत्पन्न हो रही है, उसमें ऊष्मा तैयार हो रही है जिसको एक बड़े भूकंप के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो ये सब कई कारण मिल के एक आपदाओं का जो बढ़ा है, और साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ा है, तो वो भी एक कारण है जिसके कारण आपदाओं की पूरी प्रवृत्ति और उसका तरीका और उसके नंबर और उसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सर, आपने हमको स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि अलग अलग कैटेगरीज में डिज़ास्टर मैनेजमेंट को डिवाइड किया जा सकता है। तो नौजवानों को अगर हम अपने जहन में रखें तो ऐसा भी कुछ है कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, आपदा प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसमें सभी को खुला निमंत्रण है कि आप आके इसमें कार्य कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा व्यापक है जी। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया शुरू में कि अलग अलग है, और जैसे बार बार मैं भूकंप के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर भूकंप के बारे में, उसके प्रबंधन के बारे में अगर समझना चाहते हैं तो उसके पूरे भू के अंदर क्या हो रहा है तो उसको समझने की जरूरत है। तो उसमें सेस्मोलॉजिस्ट का रोल आएगा, उसमें भूगर्भ शास्त्री जो है उनका रोल आएगा। उसके बाद जैसे जमीन के बाहर की चीज़ें आती हैं तो उसमें भवनों का निर्माण करें तो उस पर भी इंजीनियर की बात आती है। उसके बाद अगर देखते हैं कि हमारे भवन का निर्माण यहाँ होना चाहिए या यहाँ होना चाहिए तो लैंड यूज प्लानर की बात आएगी, तो प्लानर का भवन का डिज़ाइन कैसा होगा तो फिर आर्किटेक्ट की बात आएगी। तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें सभी लोग अपने अपने दक्षता, अपने अपने विषय में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि शुरू में कि आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में भी हम इमरजेंसी में कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। जैसे इवैक्यूएट कराना है लोगों को, लाखों लोगों को इवैक्यूएट कराना है, आपको एक साथ संवाद स्थापित करना है जो लोग प्रभावित होने जा रहे हैं, तो संवाद स्थापित करने के तरीके क्या होंगे। उनको अगर पहले से 3 दिन पहले अगर वार्निंग की आपके पास व्यवस्था डेवलप हो चुकी है तो उसमें आप बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे। तो इसके लिए भी एक एक्सपर्टीज की आवश्यकता है, तो कम्युनिकेशन के लोग काम कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें समाज शास्त्र, जैसे भूकंप होता है या कोई डिजास्टर्स होते हैं तो समाज बिल्कुल तबाह हो जाता है, लोग बिल्कुल प्रभावित होते हैं, लोगों के घर में डेथ्स हो जाती हैं, बच्चे कोई अनाथ हो जाते हैं, कोई विडो हो जाते हैं, कोई विडोवर हो जाते हैं। अब उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है इन आपदा को, क्योंकि हमारे यहाँ जो आपदाओं को देखते हैं या जो जनता तक जो समाचार या सूचना जाती है वो एक समय और काल तक जाती है। जैसे आपदाओं के समय जाती है, क्योंकि हमेशा वही तो दिखाएंगे नहीं मीडिया। उसके बाद जो उनका काल शुरू होता है तो उनका जीवन कैसा चल रहा है, कैसे वो पुनर्वासित हुए, फिर किस तरह से उनके लाइफ को फिर से वापस पटरी पे ले आए, तो उसमें समाजशास्त्रियों की आवश्यकता होती है, अर्थशास्त्रियों की आवश्यकता होती है। जैसे कोविड-19 के बारे में बात कर रहे हैं
तो कोविड-19 में बहुत चर्चा हो रही कि एक तो एक पैंडेमिक है, हाँ जी, लेकिन इसका आर्थिक पहलू क्या है। बिल्कुल सर। जब आर्थिक पहलू के बारे में सोचने लगते हो तो अर्थशास्त्रियों की भूमिका आती है कि इन आपदाओं में किस प्रकार से हमारा अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रहा है। हाँ। आपने कई डिबेट और टेलीविजन में देखा होगा, उसका विश्लेषण कर रहे हैं, कभी कोई कह रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम हो रहा है, या इस सेक्टर में काम नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आदि आदि। माइग्रेंट लेबरर्स की अलग इश्यूज। तो माइग्रेंट लेबर्स पे काम करने वाले माइग्रेंट लेबर्स की बात करते हैं, जो लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं अर्थशास्त्री लोग, उनके काम कर। तो जहन में ये बात रखना ये बहुत ज़रूरी है कि आपदाओं में कई डायमेंशंस खुलते हैं, और उन डायमेंशंस को अगर एक आप अपने उसकी में अपनी रुचि पे डिपेंड करता है कि मैं इस फील्ड में अपनाऊं, या फिर मैं मेन जो हमारा इंजीनियरिंग है, मेन जो हमारा कम्युनिकेशन है, या मेन जो हमारा अर्थशास्त्र है उसमें ही जुड़े रहे। सर मैं यहीं पर पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बोला आपदाओं में हमें पता चलता है कि हम और चीज़ों को एक्सप्लोर भी करते हैं, तो इस टाइम पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा नौजवानों ने अपना रुचि दिखाई, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि हम इस चीज़ के अंदर जाएं और हम लोग एक अपने देश को बेहतर कर सकते हैं, किसी तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। या आप बताइए कि किस तरीके से नौजवान इसमें अपने और एफर्ट्स डाल के या इस फील्ड के अंदर आकर किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। देखिए 20 वर्ष पहले की बात बिल्कुल अलग थी और आज की बात बिल्कुल है, और आने वाले 20 वर्षों में बात अलग होगी। तो जो 20 वर्ष जो बीत गए उस समय उसमें इवोल्यूशन प्रोसेस में था, आपदा होती थी, लेकिन लोगों ने उसको एक रिलीफ के संदर्भ में बात की। तो जो जितने भी विभागों की संरचना हुई और जितने भी विषय बढ़े, वो ज़्यादातर मौके पे आपदाओं से जो आहत होते थे उनको एक रिलीफ दिया जाए और उसके संदर्भ में काम करते थे। तो उस तरह के जॉब्स बने, या रिस्पॉन्डर्स के जॉब बने, जो हमारे आपने देखा होगा टेलीविजन पे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फॉर SDF, RF आदि आदि ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस का काम हुआ। लेकिन उसके पश्चात जब हमने कहा कि नहीं, हम आपदाओं को के प्रभाव को कम कर सकते हैं, जब एक थियरी आई सामने, तो लोगों ने कहा कि इस पे काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी। सर बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है, तो वही मैं है। बता रहा हूँ कि आवश्यकता है किस फील्ड के लोगों, किस फील्ड के होंगे। तो उसमें ये बात होती है कि जो जोखिम है, पहले जोखिम को समझना है। जैसे मैं बात कर रहा था अभी उत्तराखंड, या किसी मित्रों ने कहा कि उत्तराखंड में डिजास्टर हुआ, या पहाड़ों में हुआ, या पे कोस्टल एरिया हमारा 7600 किलोमीटर का एक्सपोजर है हमारा, जिसमें चक्रवात की स्थिति बनती है। तो इसमें अगर हम कहते हैं कि किस तरह के लोग आएंगे, तो इसमें हम कहते हैं कि पहली बात आती है कि इसके बारे में लोग बताएं कि कहाँ पे किस तरह की आपदाओं की संभावना बन रही है और कितने दिन पहले आपको वार्निंग मिलेगी। तो वार्निंग साइंस है एक। नहीं, अगर हम जैसे नौजवानों को इसके बारे में कंसिडर करके बताएं। तो मैं भी बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, तो जो फिजिक्स के लोग हैं उसमें इस वेदर साइंस में इंटरेस्ट रुचि लेके और उसमें काम कर सकते हैं, तो एक इलाका, एक क्षेत्र बनता है। दूसरा है कि डिसेमिनेशन का, जिसमें मैंने कहा कि कम्युनिकेशन के लोग आएंगे। तीसरी जो बात बनती है वो शेल्टर मैनेजमेंट का, तो शेल्टर में जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लोग हैं, आर्किटेक्चर हैं, वो कार्य कर सकते हैं। तो एक तरह के आपदाओं में कई तरह के लोग जुड़ सकते हैं। जो आजकल के युवा जो मान लिया ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ने वाले लोग किस तरह से इसमें आ सकते हैं। हमें पूरे इलाके की मैपिंग करनी है कि इस इलाके में बाढ़ बार बार आती है, तो इसको समझना होगा कि पानी का पिछले स्तर कितना था, आज कितना है, आगे के 10 सालों में अगर स्तर, पहले नालियां खुली थी, अब नालियां बंद हैं, तो नालियां बंद होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इनंडेशन लेवल बढ़ जाएगा या घटा रहेगा। तो इसको समझने के लिए हमें जो GIS मैपिंग करते हैं उनको देखना पड़े, उनको कई चीज़ें उनको लेनी पड़ती, डेटा लेना पड़ता है, डेटा को इकट्ठा करके मैपिंग करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जोग्राफर्स की बहुत बड़ी भूमिका है, GIS प्लानर की बहुत भूमिका है। फिर टेक्नोलॉजी जो काम कर, कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी पे एक्सपर्टीज़ कर रहा है, तो ड्रोन की अगर पहले लोग कोशिश करते थे कि एक्सेस करें, जाएं और देखें कि कहाँ पे किस तरह से आपदाएं आई हैं, तो खुद से आपको उसमें जाना पड़ता था। तो अभी आप ड्रोन टेक्नोलॉजी इसमें आपके बहुत ही वाइड वेराइटी, वाइड होराइजन है आपका। मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं शुरू में कहा कि इसमें एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो भी युवा आगे बढ़ रहे हैं अपने करियर को लेकर, चाहे वो समाजशास्त्र पढ़ रहे हों, चाहे अर्थशास्त्र पढ़ रहे हों, चाहे वो भूगोल शास्त्र पढ़ रहे हों, कोई भी, चाहे वो समाजशास्त्र, तो हर की यहाँ पे उपाय देता है, मीन्स की उनके रोजगार के अवसर हैं। जो दूसरी जो बात आती है कि मेन स्ट्रीम में आप जाना चाहेंगे या आपदा प्रबंधन में जाएंगे, यहाँ एक डाइवर्जन होगा, क्योंकि अगर आप केवल मेन स्ट्रीम में रह के डिजास्टर को समझना चाहेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। तो इससे थोड़ा इसको समझना होगा, काम करेंगे तो आपकी एक्सपर्टीज होगी। तो आपका
रोजगार मिलेगा, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन डेवलप कर सकते हैं। तो फिर आप जैसे हिंदुस्तान में पहले रोजगार केवल राज्य सरकार और कुछ इसमें थी, 10 साल पहले की जो बात बता रहा हूँ। सर। आज जितने भी आप यूनाइटेड नेशंस की बात करें या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे INGOs हैं, सभी में लोगों को अवसर मिल रहे हैं। तो अगर आप इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी युवा अगर निर्धारित करना चाहता है कि मुझे किस आपदा प्रबंधन में कैरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओपनिंग मिलेंगी लेकिन चैलेंजेस भी हैं। ऐसा नहीं कि मैं भी आपको एक रोजी गार्डन दिखाऊं और कहूं कि नहीं, क्योंकि ये सारा चीज धन से जुड़ा है। सर, बट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जहाँ पे आप प्रोफेसर भी हैं जी, तो सर वहाँ पर हमारे नौजवानों के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड वो उनमें एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है? हमारे यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में ये इसकी जो पूरी संरचना है, ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं देश के, चाहे किसी भी राज्य में काम कर रहे हो, चाहे किसी भी मंत्रालय में काम कर रहे हो, ये उनको प्रशिक्षण देने की जगह है। अच्छा जी। ये पहले ओपन नहीं था हमारे स्टूडेंट्स के लिए और उनके लिए, ये केवल हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए था। सर कितना टाइम पहले खुला है स्टूडेंट्स के लिए? 1995 में ये खुला है। स्टूडेंट्स के लिए नहीं, स्टूडेंट्स के लिए अभी खुला है। अच्छा। स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग कई कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं और अभी हमारी जो चिंता इस पर चल रही है कि क्या कई यूनिवर्सिटीज़ को हम लोगों ने सपोर्ट किया है कि अब आप लोग के यहाँ कोर्सेस हैं, आपके यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के लोग भी हैं, आप इनको करें। जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, IP यूनिवर्सिटी में यहाँ कोर्स हुआ। तो सबसे पहले शुरू हुआ था हमारा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था, जो कॉरेस्पॉन्डेंस कराते थे। तो हिंदुस्तान में कई सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी करा रही। अभी हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का एक नेटवर्क भी स्थापित किया है और उसमें हमारे अभी 88 मेंबर्स अभी बने, क्योंकि दे वांट टू स्टार्ट, वो शुरू करना चाहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्स। और हम लोग बार बार इसको यही चर्चा कर रहे हैं कि जो लोग पढ़ के आएंगे, जो बच्चे आएंगे, और क्योंकि ये स्पेसिफिक डिसिप्लिन में आ रहे हैं, क्योंकि वो डिजास्टर मैनेजमेंट की स्पेसिफिक डिसिप्लिन शुरू हुई है। हम लोगों ने सोचा ओवर द ईयर्स कि एक ऐसे डिसिप्लिन बनाए जो बच्चे इसको पढ़ के आएँ और समझ के आएँ, ताकि डे 1 से भी वो अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए ही हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने हाथ मिलाया और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी भी बार बार यूनिवर्सिटी नेटवर्क को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसमें हमारे 10 पॉइंट एजेंडा उन्होंने दिया है जी सर। तो इसमें जो युवाओं को लाने की बात कर रहे हैं, तो यही एक एफर्ट है कि किस तरह से PhD प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू कराया जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से। जैसे आपने बताया कि स्टूडेंट्स के लिए अभी बहुत रिसेंटली ये खुले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्सेज का, इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस कितनी है युवाओं के अंदर एंड साथ ही नौजवानों को कितना पता है इसके बारे में, या आपके एडमिशन प्रोसेस आप देखते होंगे तो कितने बच्चे आते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए? देखिए, बच्चों को बहुत जानकारी नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि कई इंटरव्यूज़ में जब हम लोग जाते हैं कहीं भी और रिक्रूटमेंट में बैठते भी हैं और कई बाहर के एजेंसी से भी इंटरेक्शन होते हैं, तो अभी हिंदुस्तान के बाहर ये बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट हो चुका है। नहीं सर, हम अपने कंट्री के बारे में अगर बात करें लेकिन तो? अपने हिंदुस्तान में अभी एक प्रोसेस में, जैसे मैंने कहा कि MBA कोर्सेज और डिजास्टर मैनेजमेंट के शुरू हुए हैं, तो युवाओं को इसको जानकारी दे, इसलिए कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, क्योंकि आजकल जो हायर एजुकेशन की बात होती है वो हमारा रोजगार से जुड़ चुका है। पहले हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दूसरा था कि उसमें हाई एंड रिसर्च करते थे लोग, इनोवेटिव आइडियाज़ लाते थे और एक पैशन होता था काम करने का। तो अभी एक सीधा रोजगार से जुड़ा है, तो नेचुरली हमारे देश में रोजगार की अवसर की आवश्यकता है। तो एक सबसे बड़ा डेंट जो मैं कहने जा रहा हूँ कि आगे के 20 साल कैसे होंगे हमारे देश में। अभी पहले हमारे जो एलोकेशंस होते थे ना बजट में, हाँ जी, वहाँ से गवर्न होता है सारी चीज़ें ना, तो बजट में एलोकेशन आपदाओं के पूर्व कार्य करने के हिसाब से बहुत कम एलोकेशन हुआ करती थी। लेकिन ऑफ लेट अभी रिसेंटली इसी वर्ष हुआ है, जो फाइनेंस कमीशन बैठती है, तो फाइनेंस कमीशन ने आपदाओं के लिए स्पेशल एलोकेशन किया कि आपदाओं के पूर्व ये काम करना है, तो वो काम करने के लिए एक्सपर्टीज की आवश्यकता होगी। तो ये ओपनिंग कहते हैं बूमिंग ऑफ द सिस्टम होगा, हर राज्यों को लोगों को हायर करना होगा। ओपनिंग ऑफ द सिस्टम होगा, तो इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है, मतलब किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को डिससेमिनेट कर रहा है? राज्यों से भी हम लोग मदद ले रहे हैं, हर वेबिनार जितने हम लोग करा रहे हैं उसमें भी बता रहे हैं कि इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या है आपदा प्रबंधन की, आगे किस तरह से ये विषय जाने वाला है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और आगे ये भी मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 3 विषय
अब अलग अलग बहुत दिन तक नहीं रह सकते। जो मैं कह रहा हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ जो जी। लोग जो मूल रूप से लोग जो विकास के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, जो दूसरे लोग बात क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, वो एडेप्टेशन हो या जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हो, इन्वायरमेंट साइंस पढ़ रहे हो, तीसरा जो आपदा प्रबंधन करना है, तीनों का एक कन्वर्जन होने वाला है। ओके। और ये कन्वर्जन क्योंकि आइसोलेशन में भी देखा गया कि इसकी लड़ाई हम नहीं लड़ सकते, जीत नहीं सब सकते, एक साथ ही एक साथ होंगे करना जुड़कर। पड़ेगा। तो अभी जो एलोकेशन हो रहे हैं बजट ग्लोबली, उसका भी असर हमारे हिंदुस्तान में पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ग्लोबली जो बजट एलोकेशन होता है, मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे देश के जो बच्चे हैं, हाँ जी। हमारे देश के बच्चे इसमें अगर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके एक्सपर्टीज़ लेते हैं, तो देश के साथ साथ विदेशों में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो रही हैं। बिल्कुल। क्योंकि अब मैं देख रहा था यूनाइटेड नेशंस के ये यूएस के इलेक्शंस के बारे में, वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो अनाउंस कर रहे हैं $3 बिलियन वुड बी फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब है कि वो $3 बिलियन के ग्रीन टेक्नोलॉजी का असर होगा। आपदा प्रबंधन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो आगे आने वाला भविष्य आपदा प्रबंधन, क्योंकि आप जिस तरह से हम लोग मॉडल अप किया है ना अभी तक, तो हाँ जी। उसके असर अब दिखने लगे हैं। जी। तो अब विकास को तो हम लोग पूरा ख़त्म तो नहीं कर सकते, इसी के साथ जीना है। तो इसमें इस तरह से जीना है कि हम उसके जो हमारी जानकारी है उसको और आगे बढ़ाते हुए, क्षमता बढ़ाते हुए युवाओं को इसमें जोड़ें, और युवाओं के लिए ही जो नए जो भी रोजगार के अवसर आएंगे, मैं उनको इनकरेज बल्कि अपील करता हूं कि आप इसमें जुड़े, क्योंकि बहुत सर। अच्छे कहीं भी हम लोग जाते हैं तो किसी एक डिसिप्लिन से वाई डिसिप्लिन से जेड, क्योंकि थी नहीं चीज़ें, जी जी। अब उपलब्ध हैं लोग के पास ये इस तरह की चीज़ें हैं। NIDM भी 1 साल का एक कोर्स शुरू करने की तैयारी में है। तो सर इसमें ये पूछना चाहूँगी, अगर जो युवाएं, हमारे युवाओं का जो भी एडमिशन होता है, नौजवानों को एडमिशन होता है इन कोर्सेज में, उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, किन किन कोर्सेज की पढ़ाई करवाई जाती है? देखिए, इसमें प्रशिक्षण में पूरे आयाम खुलते हैं। मैं जैसे कहा, आपदा प्रबंधन के पूरे सिलेबस को अगर आप देखें, तो अगर जो स्पेशलाइज कोर्स कर रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट का, उनके लिए जैसे मैं बेसिक डिसिप्लिन अर्थशास्त्र से हूँ, लेकिन मैं आज डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ जी। तो मेरे ऐसे लोग अगर कहीं आते हैं तो उनको समझना पड़ेगा पूरे आपदा प्रबंधन की एक साइकिलिकल वो अप्रोच होती है, जिसमें हम बात करते हैं रिस्पॉन्स। तो डिजास्टर रिस्पॉन्स से संबंधित क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें एजेंसीज कौन सी होंगी, उनके लोग कैसे होंगे, रिस्पांस में रिलीफ मैनेजमेंट कैसे करना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होगा, किस तरह से लोगों के तक चीज़ें पहुंचेंगी। तो एक विषय का यहाँ पे ये पढ़ाई जाती है। जैसे इसमें आपने दिया कि एक सेमेस्टर इसमें पूरा खर्च करें, दूसरे सेमेस्टर में बात करें रिस्क रिडक्शन की बात करते हैं कि जोखिम उसके पहले ही देख लें कि कहाँ किस तरह के जोखिम की आने की संभावना है, और वहाँ पे उसको कम करने के लिए, तो कम करने को समझना, आपको जितने लोग आते हैं उनको रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, रिस्क एनालिसिस आनी चाहिए, उसके बाद उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क निकालने की मॉडलिंग करना चाहिए कि उनको किस तरह से मॉडल करके वो बता सकते हैं डेटा को लेके कि यहाँ पे अगर इस तरह की आपदा आएंगी तो इतना नुकसान होगा, इतने लोग मर सकते हैं और इतने धन की हानि हो सकती है। तो उससे आप फिर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले सकते हैं। सर, आने वाली चुनौतियों के लिए हम फिलहाल कितने ज़्यादा अभी मतलब पर्याप्त सुविधाएं हैं हमारे पास, हम यहाँ कितना रेडी हैं उनके लिए, या हम उस टाइम से थोड़ा टाइम पहले ही उस चीज़ के लिए हम रेडी रहते हैं? देखिए, परिवर्तन तो बहुत हुआ है पहले से। अगर आप देखें कि जब मैं बोल रहा था 20 साल पहले की बात और 20 साल बाद में, चेंजेस बहुत हुए हैं। मूल रूप से ना हमारे पास पहले लेजिस्लेटिव प्रोसेस था इसमें, अब तो लेजिस्लेशन भी है, नीतियां हैं, राज्य सरकार के नीतियां अलग हैं, केंद्र सरकार की नीतियां हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो ये जितने सारे संस्थान बन रहे हैं, अभी जब मैं इस करियर इसमें लिया था तो उस समय संस्थाएं नहीं होती थी। एक NIDM 1995 में बना, ये हम लोगों के करियर होने के पहले नहीं बना था ये। जी सर। तो मूल बात ये कर रहा हूँ, आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बहुत एक्सपोजर के चांसेस हैं, बहुत मिल सकते हैं। हर राज्य में एक एक संस्थाएं खुली हैं, स्टेट डिजास्टर अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे इनके रोजगार के अवसर हैं जो सरकार की है, जो मैं बता रहा हूँ सरकार के, लेकिन कंसल्टेंसी कंपनीज बहुत काम कर रही हैं। अभी जितने भी फ्लोट हो रहे हैं काम करना, जैसे अभी हमारे पास बताया आपने कि एक्सपर्टीज़ की कमी है, उस एक्सपर्टीज़ में हम टेंडर फ्लोट करते हैं, उसमें बाहर की कंपनीज आती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कंसल्टेंसी कंपनी हैं, वो यहाँ पे काम करें। मैं मान लिया भारत सरकार
वर्ल्ड बैंक से भी कई जगह पे लोन लेती हैं, लोन लेके इस पे काम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे कंसल्टेंट्स जुड़ते हैं। तो कई आप जगहों पे देखेंगे कि जो रिटायर्ड लोग हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो अब युवा जब आ रहे हैं हमारे पास, तो युवाओं को इसमें प्रोत्साहन की आवश्यकता है बिल्कुल। और उनको जानने की आवश्यकता है कि कहाँ कहाँ अवसर हैं। ये किसी भी दूसरे विषय से कम नहीं है, लेकिन आप अपनी दक्षता इसमें किस तरह से साबित करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि वह अपना करियर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्यों बनाएं और उनके लिए आगे कैसे वो बेनिफिशियल रहेगा? देखिए, करियर बनाना एक बड़ा इंडिविजुअल चॉइस होता है ना, कि मैं किस क्षेत्र, क्योंकि व्यक्ति अंदर से क्या फील करता है और उसमें करियर बनाता है, तो ये उनका एक अपना चॉइस होता है। बिल्कुल सर। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या आपदा प्रबंधन में इस तरह की करियर में आना चाहिए एक एज एन ऑप्शन, हाँ जी। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें आना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप जीवन जी रहे हैं तो जीवन का एक मकसद भी होता है। आप धनाढ्य हो सकते हैं, लेकिन धनाढ्य होने के पश्चात आपको हो सकता है कि सेटिस्फैक्शन ना हो, है ना। तो सेटिस्फैक्शन आपको हर पल इसमें मिलता है। आप 2 आंसू पोंछ देते हैं तो आपका उसमें सेटिस्फैक्शन मिलता बिल्कुल है। सर। एक बच्चा जो रो रहा है, अगर उसको वो अनाथ हो चुका है और उसका घर बसा देते हैं आपके तरीके से, जो आपदा प्रबंधन के तरीके, तो आपका जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो आपका जीवन वहीं एक यज्ञ की तरह पूरा हो जाता है। तो हर स्टेज पे कोई महिला है और उस पे वहाँ पे वायलेंस हो रहा है आपदाओं के संदर्भ में, या उनकी ट्रैफिकिंग हो रही है, अगर आप उसको बचा लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो गया। तो इसमें मौके बहुत हैं आपको अपने रूप से कार्य करने को, समझने को और बचाने को, अपने वो होने का। तो दूसरा जो ये कि क्या इसमें, और अगर ये एक इमोशनल एंगल है, दूसरा है अर्थशास्त्र का एंगल है। क्या अगर आप इसको लेते हैं करियर, तो आपके जो कि इसमें जो लोगों को पैकेज की बात आजकल करते हैं ना, आजकल के युवाओं के संदर्भ में बात करें तो पैकेज है, पैकेज भी बहुत अच्छे हैं और बहुत लुभावने भी हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत अच्छे पैकेजेस हैं और लोग इसमें काफ़ी लुक्रेटिव सैलरी पे भी काम कर रहे हैं। और अच्छा करेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छा करें। आपके विश्व बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, जो बैंक के करियर्स हैं जिसमें आपदा प्रबंधन के कई प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, हमारे देश में काम कर रहे हैं। उनकी जो ऑफिसेज हैं यहाँ पे कई लोग उससे जुड़े हैं। यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी हमारे शाखाएं जो दिल्ली में या हमारे देश में काम कर रही हैं, चाहे वो यूनिसेफ हो, UNDP है, या फिर UNEP हैं, तो ये सारे लोग यहाँ पे इस विषय पे कार्य कर रहे हैं। तो अभी ऑफलेट क्या हुआ है कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी वो अपना, उनका भी फोकस शिफ्ट हुआ है, और वो फोकस शिफ्ट होने से वो जो पहले मेन डेवलपमेंट सेक्टर में कार्य करते थे, उनको ये लगा कि जो वो क्रिएट कर रहे हैं डेवलपमेंट का, वो तो डिजास्टर में सब वॉश आउट हो रहा है। है ना। जैसे आपने स्कूल बनाए, जो स्कूल में काम कर रहे हैं, वो स्कूल बना के बहुत खुश हुए कि मैंने 100 स्कूल बना दिया। हमारा एजुकेशन सेक्टर भी बहुत खुश हुआ। एक बारिश आई और बहा के अगर 100 स्कूल ले जाता है तो आपके तो आउटपुट 0 हो गए ना। बिल्कुल सर, राइट। तो आपको आउटपुट 0 हो गया, बच्चे बाहर हो गए, उनको स्कूल पढ़ने में जगह नहीं है। उसी तरह से कोई हाउसिंग सेक्टर में काम कर रहा, आपने मकान बनाया, आप बहुत संतुष्ट हैं, मकान बना के एक लैंडस्लाइड हुआ, 200 मकान लेके चला गया। इन सबको ओवरकम कैसे किया जाएगा? तो इसी को देखते हुए ना आपने देखा कि ये विकास तभी एक सुरक्षित और संपोषक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है जब हम इनको मजबूत बनाएं और समझ सकें। लेकिन इसकी समझ होनी चाहिए। जो लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी समझ होनी चाहिए कि प्राकृतिक गतिविधियां क्या आसपास हो रही हैं। अगर हम बिना उसको अकाउंट फॉर किए हुए सुझाव विकास के उन्मुख देते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया ना। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में नौजवान किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं इस पर मालूमात दी, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज की हमारी यह पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते किसी और सब्जेक्ट पर या और फील्ड पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।